नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रासरणी दाब के बारे में। ठीक, तो प्रासरणी दाब जो है इससे संबंधित आपको लघु उत्तरीय है ना, शॉर्ट क्वेश्चन, और दीर्घ उत्तरीय यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन, ये 2 नंबर का और 5 नंबर का, और इसी से संबंधित ऑब्जेक्टिव भी, इसी के अंदर रहने वाले सवाल से ऑब्जेक्टिव भी 1 नंबर का कभी कभी पूछता है। लेकिन लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय आपके लिए MVVI है, मोस्ट वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, या इसको हम लिखते हैं महा VVI। तो इसको अच्छा से समझिएगा और इसको कॉपी में नोट कीजिएगा। ठीक, तो प्रासरणी दाब को समझने से पहले हम जानेंगे कि इसके अंदर आने वाले कुछ महत्वपूर्ण टर्म को। सबसे पहले जानेंगे कि प्रासरण क्या होता है, उसके बाद हम लोग जानेंगे प्रासरणी दाब को। ठीक ना, तो चलिए हम लोग वीडियो को इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देखते हैं प्रासरण किसे कहते हैं, है ना। तो प्रासरण में क्या होता है कि जिस प्रक्रिया द्वारा तनु विलयन समझते हैं, पतला जो घोल रहता है उसको क्या कहते हैं, तो तनु विलयन। तो जिस प्रक्रिया द्वारा तनु विलयन का विलायक, यानी विलयन में 2 रहता है, 2 चीज, एक विलेय और एक विलायक। तो तनु विलयन का विलायक किसी अर्ध पारगम्य झिल्ली, यह क्या है जो अभी बताता हूं, किसी अर्ध पारगम्य झिल्ली को स्वतः पार कर, यानी अपने से पार हो जाता है, स्वतः पार कर सांद्र विलयन में प्रसारित होता है, उसे प्रासरण कहते हैं। तो ये तो परिभाषा हो गया, लेकिन इस फिगर के द्वारा आप पूरा मामला को समझ लीजिएगा। एक बर्तन में 2 तरह का विलयन लिया गया है। एक विलयन जो है वह सांद्र है और दूसरा विलयन जो है तनु है, और बीच में एक झिल्ली है जिसे कहते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली। तो अब सवाल सबसे पहले समझिएगा कि अर्ध पारगम्य झिल्ली होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग अर्ध पारगम्य से पहले जानेंगे झिल्ली के बारे में कि झिल्ली क्या होता है। तो आप लोग झिल्ली खाए होंगे, खाए हैं, अच्छा। तो खाने वाला वो जो झिल्ली था दुकान में जो भी बिक रहा है, उस झिल्ली का चर्चा यहाँ पर नहीं किया गया है। यह एक कोशिका झिल्ली जिसको कहते हैं, है ना। तो यह एक ऐसा सतह होता है, ऐसा पतला सतह होता है, झिल्ली को समझा रहा हूँ पहले, कि एक ऐसा पतला सतह होता है ठोस या द्रव का, है ना, उसको हम लोग कहते हैं झिल्ली। किसी पदार्थ का वह पतला सतह जो ठोस या द्रव कुछ भी हो सकता है, तो उसको कहेंगे हम लोग झिल्ली। और झिल्ली जो होता है 3 प्रकार के होता है, ठीक ना। झिल्ली कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार के। एक होता है पूर्णगाम्य झिल्ली, दूसरा होता है अपारगम्य झिल्ली, और तीसरा होता है अर्ध पारगम्य झिल्ली, ठीक ना। तो आप कहिएगा कि तो बोल दिए, लिखना भी है, तो लिखिए नहीं, अभी थोड़ा सा पहले समझ लीजिए। तो एक हम बताए जो उसको हम बोले पूर्णगाम्य झिल्ली। पूर्ण मतलब पूरा, गाम्य मतलब जाने वाला, यानी कि वैसा झिल्ली जिससे विलेय तथा विलायक, ध्यान रखिएगा, जिससे विलेय तथा विलायक दोनों पार हो जाए तब कहेंगे पूर्णगाम्य झिल्ली। ठीक। दूसरा अपारगम्य, जैसे आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, पारदर्शी पढ़ते हैं ना, कि आर पार दिखाई देगा, तो उसको क्या कहेंगे, पारदर्शी कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो इसी प्रकार से झिल्ली में है कि यदि पूरा का पूरा विलयन पार हो जाए तब कहेंगे पारगम्य, ये जिसको पूर्णगाम्य बोल रहे हैं, पारगम्य झिल्ली, ठीक ना। पारगम्य बता रहे हैं, क्या कहते हैं, पारगम्य झिल्ली, ठीक ना। उसके बाद एक क्या बोले, अपारगम्य। जैसे ही अपारगम्य सुने, यानी कि क्या हो गया, कि जिससे न विलेय जाएगा न ही विलायक जाएगा, यानी विलयन पार नहीं होगा, उसको बोलेंगे अपारगम्य। जैसे एक में होता था फिजिक्स में कि आर पार दिखाई दे रहा है, ठीक ना। दूसरा क्या होता था
कि एकदम दिखाई नहीं दे रहा है, बोर्ड के इस पार क्या है आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, यानी कि आपका दृष्टि उधर नहीं गया। तो इस प्रकार से इसमें भी होगा कि वैसा झिल्ली जिससे विलयन पार नहीं हो सके। ठीक। और तीसरा जो कि हमको जानना है, अर्ध पारगम्य झिल्ली। यहाँ पर नोट भी हम लिख दिए हैं कि अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या है। ठीक ना। तो अर्ध पारगम्य झिल्ली उसको कहेंगे कि जिससे विलायक तो पार हो जाएगा लेकिन विलेय पार नहीं होगा। ध्यान रखना कि जिससे विलायक आर पार हो जाता है, ठीक ना, लेकिन विलेय नहीं। ठीक। विलायक जो है पार हो जाएगा लेकिन विलेय नहीं। यहाँ से एक सवाल आपको ऑब्जेक्टिव आता है, एकदम इम्पोर्टेंट है कि अर्ध पारगम्य झिल्ली से कौन गुजरता है या कौन पार होता है। तो क्या लिखेंगे? विलायक। ठीक ना। क्या करेंगे? विलायक जो है पार हो जाता है। विलायक मतलब जैसे पानी क्या होगा? पार होगा कि नहीं होगा? समझ रहे हैं बात को? जैसे अगर मान लीजिए इससे थोड़ा सा हट करके एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे चाय बनाते होंगे आप लोग या पिए होंगे तो देखते होंगे घर में कैसे बनाया जाता है। तो जो चाय छानने वाला है, चाय छन्नी, उससे क्या होता है कि चाय में से क्या पार हो जाता है? जो दूध है या पानी जो है वह पार हो जाता है और चाय पत्ती जो है रह जाता है। ठीक ना। तो दूध क्या था? विलायक। चाय पत्ती क्या था? विलेय, उसमें घुल रहा था। तो जो पार हो रहा है वह विलायक है। तो यानी कि विलायक जो है पार हो जाएगा लेकिन विलेय पार नहीं होगा, तब उसको कहेंगे अर्ध पारगम्य झिल्ली। अर्ध मतलब आधा। ठीक ना। यहाँ तोड़ के समझो। अर्ध मतलब आधा, पारगम्य मतलब जाने वाला, कि वैसा झिल्ली जिससे आधा जाए। तो आधा कौन जाएगा? विलेय की विलायक। अब समझ में आ गया कौन जाएगा? विलायक। ठीक ना। विलायक जब आर पार हो जाए तब कहेंगे अर्ध पारगम्य झिल्ली। हमको लगता है आप समझ गए होंगे। ठीक। तो अब देखेंगे कि जब विलयन में से तनु विलयन जो है स्वतः किससे? तनु विलयन का विलायक। तनु विलयन का विलायक जो है, पानी जो है, वह इस विलयन से गुजर करके इसके द्वारा, ये जो अर्ध पारगम्य झिल्ली आपको दिखाई पड़ रहा है, इससे कहाँ भाग जाता है? तो सांद्र में मिल जाता है। ठीक ना। तब कहते हैं प्रासरण। इसका परिभाषा याद रखिएगा कि जिस प्रक्रिया द्वारा तनु विलयन का विलायक किसी अर्ध पारगम्य झिल्ली को स्वतः पार कर सांद्र विलयन में प्रसारित हो जाता है तो उसे प्रासरण कहते हैं। अच्छा, चलिए, इससे भी नहीं समझ में आया, एक बात और समझते हैं। किशमिश आप लोग देखते होंगे कि किशमिश जब पानी में छोड़ देते हैं तो वह क्या हो जाता है? फूल जाता है। तो किसके कारण? कौन सी क्रिया कारण? तो प्रासरण क्रिया के कारण। ठीक ना। समझ गए? अच्छा, और भी एग्जाम्पल देखते हैं। अचार खाते हैं आप लोग, ठीक ना। तो आम का अचार है ना, अभी गर्मी के दिन आप लोग खाते ही होंगे, बन भी रहा है घर में। तो कई जगह बन भी रहा है, कई जगह बनना स्टार्ट नहीं हुआ है, तो होगा। तो देखिएगा, या मम्मी से घर में पूछेंगे या आप लोग भी बनाए होंगे तो पूछिएगा कि कैसे आप बनाते हैं, तो वो आपको विधि बताएंगे, लेकिन उसके अंदर होने वाला ये जो केमिस्ट्री है उसको शायद ना बता पाएँ। तो हमको बता रहे हैं कि क्या होता है कि उसको जब पानी जब धूप में देते हैं तो क्या होता है कि उससे पानी छोड़ता है। उसमें जब नमक मिला दिया जाता है और भी बहुत सारा सामान मिला दिया जाता है तो उससे क्या होता है, जो पानी होता है वह छोड़ता है। जो हरा वाला ऊपर से कवर है उससे क्या होता है? प्रासरण की क्रिया होता है। तो बहुत सारी ऐसे उसके उदाहरण हैं जिसमें प्रासरण की क्रिया होता है। ठीक ना। समझ गए आप? अब हम लोग जानेंगे प्रासरणी दाब को। तो हम लोग देखते हैं प्रासरणी दाब का परिभाषा। उससे पहले थोड़ा सा जो हम छोड़ दिए थे उसको देख लीजिए। अर्ध पारगम्य झिल्ली का उदाहरण कुछ है जो आपको ऑब्जेक्टिव में आता है। तो ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए आपको थोड़ा सा बता दिए हैं, जरूरी है। तो इसका उदाहरण है अंडा का झिल्ली, जानवर के अमाशय के झिल्ली। जैसे सूअर देखे हैं, तो सूअर को कभी पता नहीं आप लोग काटते देखे होंगे या नहीं देखे होंगे।
तो सुअर का आमाशय का झिल्ली जो होता है वह भी अर्धपारगम्य झिल्ली होता है, ठीक ना। फिर चर्म पत्र, कैल्शियम फॉस्फेट, कॉपर फेरोसाइनाइड। तो इसमें जो कॉपर फेरोसाइनाइड है यह लैब में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। कॉपर फेरोसाइनाइड का प्रयोग ज़्यादा होता है, हो सकता है पूछ भी सकता है ऑब्जेक्टिव में, तो इसको समझ लिए। ठीक, अब आ जाइए प्रासरणी दाब के परिभाषा, जो कि बहुत ही सिंपल और आसान शब्द में हम बता दिए। परिभाषा कहता है कि विलयन के सतह पर आरोपित वह दबाव, विलयन के सतह पर आरोपित रहेगा, तो विलयन के सतह पर आरोपित वह दबाव जो प्रासरण के क्रिया को रोकता है। यह देखो शब्द को तोड़ो, प्रासरणी दाब यानी प्रासरण और दाब, प्रासरण पर जो दाब पड़ेगा उसको कहेंगे हम प्रासरणी दाब। सिंपल भाषा समझ गए कि विलयन के सतह पर आरोपित वह दबाव जो प्रासरण के क्रिया को रोकता है उसे प्रासरणी दाब कहते हैं। समझ गए, याद हो गया कि विलयन के सतह पर आरोपित वह दबाव जो प्रासरण की क्रिया को रोकता है उसे प्रासरणी दाब कहते हैं। इसे पाई के द्वारा सूचित किया जाता है, इसे पाई के द्वारा सूचित किया जाता है, याद रखिएगा, है ना, क्योंकि आपको प्रूव करने के लिए आता है पाई भी बराबर NRT, बहुत ही इम्पोर्टेंट 5 नंबर का पक्का आपको आएगा एकदम, ठीक ना। तो इसको प्रूव करने के लिए आएगा पाई भी बराबर NRT। तो क्या है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले ही आप समझ गए कि प्रासरणी दाब किसको कहेंगे, कि विलयन के सतह पर आरोपित वह दबाव जो प्रासरण की क्रिया को रोकता है, ठीक ना। इसको एक तरीका से और हम लोग लिख सकते हैं, उसको भी लिख लेते हैं। तो देखेंगे एक परिभाषा और लिख दिए, कहता है कि विलयन पर आरोपित वह दबाव, वह बाह्य दबाव, बाह्य मतलब बाहरी, विलयन पर आरोपित वह बाह्य दबाव जिसके कारण विलयन का वाष्प दाब, अगर वाष्प दाब आप नहीं समझते हैं तो आप वीडियो देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। वाष्प जो बनता है उस पर आरोपित दबाव, तो विलयन का वाष्प दाब बढ़कर विलायक के वाष्प दाब, यहां ध्यान रखिएगा, विलयन के वाष्प दाब बढ़कर विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, तब उसे कहते हैं विलयन का प्रासरणी दाब। कब कहेंगे, जब विलयन का वाष्प दाब बढ़ेगा और किसके बराबर हो जाएगा, तो विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा, तब कहेंगे प्रासरणी दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक ना। तो इस वीडियो में इतना ही, और मैं आप पाई भी बराबर NRT जो कि इंपॉर्टेंट है और किस प्रकार से प्रश्न आता है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।